हाय हेलो इन्वेस्टर्स। तो ये वीडियो के अंदर हम जो है तीन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां म्यूचुअल फंड्स जो है अच्छा खासा बाय कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यूजुअली आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं जो है आपका प्रमोटर होल्डिंग्स और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। ये मेरे लिए वो फैक्टर्स नहीं होते जिसके ऊपर मैं अपना स्टॉक बाय करने का या सेल करने का डिसीजन बनाता हूँ। लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड कौन सा स्टॉक बाय कर रहा है और कौन सा प्रमोटर क्या अपने स्टॉक्स के अंदर बाय कर रहा है क्या, जिसके अंदर वो इन्वेस्टेड है क्या, ये मैं ज़रूर ट्रैक करता हूँ। और हमें क्यों म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक करना चाहिए, अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग फंड मैनेजर्स होते हैं और अलग अलग फंड मैनेजर की जो है अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। इसके साथ साथ अगर आप नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर से कंपेयर करोगे तो किसी भी फंड मैनेजर को जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि उसके पास जो है बहुत बड़ी टीम होती है, उसके पास उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसके वजह से वो जो है ज़्यादा कंपैरेटिवली फास्टर पेस पे और ज़्यादा डीपर जाकर किसी भी कंपनी का किसी भी इक्विटी का रिसर्च कर सकता है। अगर आप देखोगे तो प्रमोटर से यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है वो प्रमोटर के साथ बैठकर बातें नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर है जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़े बड़े फंड्स मैनेज कर रहा है, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, या फिर आपका फ्लेक्सी कैप फंड ही नहीं उनके बाकी फंड्स भी हो गए, या फिर इसके बाद अगर आप दूसरे फंड्स देखोगे तो एचडीएफसी के कोई फंड्स हो गए, एसबीआई के कोई फंड्स हो गए। तो ये जो फंड मैनेजर है ऑलरेडी बहुत बड़े पोजीशन पे बैठे और बहुत बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है ये मैनेजर जो है वो मैनेज कर रहे हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस जो है कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, प्रमोटर्स के ऊपर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है। इन टाइप के शेयर होल्डर्स को जो है हम एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो कभी भी कुछ कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आता है, कभी कोई कंपनी के अंदर चीज़ें जो है ठीक नहीं चल रही है, तो इनका अगर आप देखोगे तो स्टेक कंपनी के अंदर अच्छा खासा होता है। अगर हम नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के अंदर स्टेक बाय करते हैं तो हम कितना ही स्टेक बाय कर लेंगे, 0.1%, 0.2%, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें। मैं नॉर्मल आपके स्मॉल कैप कंपनी की बात कर रहा हूँ जो कि 2-3 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रखती है, तो वहाँ पे हम इतना ज़्यादा स्टेक बाय नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड देखोगे तो म्यूचुअल फंड कंपनीज की होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि 1%, 2%, 3%, 6%, इस तरीके की जो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग होती है। तो जैसे इनकी होल्डिंग ज़्यादा होती है ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होता है आपके प्रमोटर्स के ऊपर। तो इसलिए अगर आप नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर से कंपेयर करोगे तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को जो है इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके साथ साथ जब हम फंड मैनेजर्स को ट्रैक करते हैं तो हमें यह भी आइडिया लगता है कि स्मार्ट मनी जो है आपका एफआईआई और डीआईआई का पैसा कौन से डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। अब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि यार हर बार आपको स्मार्ट मनी को फॉलो कर डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है, कौन से डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ये भी जो है आपको चेकआउट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्मार्ट मनी को ट्रैक करते हो तो आपको जो है नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, नए नए स्टॉक आइडियाज़ मिलते हैं कि जो आप जाकर स्टडी कर सकते हो। क्योंकि अगर आप स्मार्ट मनी को ट्रैक नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। हो सकता है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल सकती है आपको ट्रैक कर और आप जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दो। अब इसके साथ साथ किसी भी स्टॉक के अंदर कोई भी अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है या फिर प्रमोटर जो है अपना होल्डिंग इंक्रीज करता है, तब इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप कोई भी XYZ स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड हो और उस स्टॉक के अंदर फॉर एग्जांपल SBI म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर देता है या HDFC म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर देता है, 3-4% की होल्डिंग भी इंक्रीज कर देता है, तो वहां पे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाता है कि यार हम गलत हो सकते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी जहां पे लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर इतना ज्यादा हजारों करोड़ों रुपीस का जो है AUM बनाकर रख रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड जो है गलत नहीं हो सकते, इनके फंड मैनेजर जो है वो गलत नहीं हो सकते। क्योंकि अगर ये गलत है तो जो आपके नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स है, नॉर्मल पब्लिक है, उनका लॉस होगा। तो इसके वजह से हमारा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज हो जाता है जब म्यूचुअल फंड का कैपिटल जो है किसी भी स्टॉक के अंदर लगता है। तो आपको जो है इस चीज़ को भी जो है ट्रैक करते रहना चाहिए। ये रीज़न है कि जबकि आपको म्यूचुअल फंड को जो है ट्रैक करना चाहिए और प्रमोटर होल्डिंग को ट्रैक करना चाहिए। अब इसके बाद बात करें तो होता क्या है जब कोई भी म्यूचुअल फंड जो है किसी भी स्टॉक के अंदर बाय करता है, एक तो आपका रिटेल कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से आपका रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन उस स्टॉक के अंदर इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ यूजुअली म्यूचुअल फंड जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, तो आपको जो है नई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में आइडिया भी लग जाता है
और मैक्सिमम केस में अगर आप देखोगे तो जब म्यूचुअल फंड किसी भी स्टॉक के अंदर बाय करता है तो जैसे मैंने आपको बोला उनकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करते हैं उससे हज़ारों गुना ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये म्यूचुअल फंड ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो किसी भी स्टॉक के अंदर जो वॉल्यूम होते हैं, मैं बड़े बड़े HDFC बैंक जैसे स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके नॉर्मल कोई स्मॉल कैप स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है, वहाँ पे वॉल्यूम्स इंप्रूव हो जाते हैं, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज हो जाती है, कई बार लिक्विडिटी भी आपकी जो है इंक्रीज हो जाती है। अगर आपको शेयर जो है बाय करने सेल करने तो आपको इमीडिएट ऐसा नहीं करना पड़ता है कि लिमिट ऑर्डर लगाओ, ये करो, ये सब झंझट में जो है मैक्सिमम केस में जो है आपको नहीं पड़ना पड़ता है जब म्यूचुअल फंड जो है होल्डिंग इंक्रीज करता है, वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज होते हैं तो। और इसके साथ साथ कोई भी म्यूचुअल फंड अगर किसी भी स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स के थ्रू बाय करता है तो उस स्टॉक के अंदर हमें जो है री रेटिंग भी देखने मिलती है, पी री रेटिंग। किसी भी स्टॉक को अगर आपको देखना है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्या, तो उसके लिए उस स्टॉक के अंदर जो है पी री रेटिंग देखने मिलनी चाहिए हमें। और जब कोई भी म्यूचुअल फंड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय करता है तो उस स्टॉक के अंदर डिमांड भी जो है इंक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से स्टॉक के वॉल्यूम्स इंक्रीज हो जाते हैं, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसके वजह से अगर आप देखोगे तो स्टॉक का प्राइस भी जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और पीई भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमें म्यूचुअल फंड के बारे में सोचना चाहिए और इसलिए हमें जो है म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी ट्रैक करना चाहिए। तो अब सीन ये हो जाता है कि क्या हमें जो है म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हम सीधा म्यूचुअल फंड को ही कॉपी कर ले क्या, और हम हमारा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड की तरह ही बना सकते हैं क्या। अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे तो ये अप्रोच जो है बहुत ज़्यादा गलत अप्रोच है, क्योंकि कई बार फंड मैनेजर्स को जो है अच्छे स्टॉक्स बाय करने पड़ते हैं। अच्छे स्टॉक्स इन द सेंस वो स्टॉक्स जो कि अच्छे खासे बड़े पोजीशन पे जा चुके हैं, अच्छा खासा बड़ा मार्केट कैप है इनका, तो फंड मैनेजर जो है आपके मार्केट कैप वाइज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो एक चीज़, आपका रिटेल इन्वेस्टर होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी कैप का स्टॉक जो है बाय कर सकते हो, जो कि फंड मैनेजर्स को बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है। उन्हें जो है अपने मैंडेट को स्टिक करना पड़ता है। अगर उनका स्मॉल कैप का मैंडेट है तो उनको स्मॉल कैप स्टॉक्स ही बाय करने पड़ेंगे, अगर उनका मिड कैप का मैंडेट है तो उनको बस मिड कैप स्टॉक्स ही बाय करने पड़ेंगे। लेकिन हम रिटेल इन्वेस्टर्स हम कुछ भी बाय कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली कॉपी नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड को जो है बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं और फंड मैनेजर्स बहुत बार जो है अपनी पोजीशन बचाने के लिए भी जो है स्टॉक्स वगैरह बाय करते हैं। कोई भी फंड मैनेजर किसी भी स्टॉक के अंदर अगर अच्छी खासी ग्रोथ आ रही होगी तो वो डायरेक्ट जाकर उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए रिस्क हो जाएगा। वो देखेगा कि यार बाकी आपके जो फंड मैनेजर है वो HDFC बाय कर रहे हैं, ट्रेंड बाय कर रहे हैं, भले ही इन स्टॉक्स के अंदर पेस ऑफ ग्रोथ जो है, सेल्स ग्रोथ, उसके अंदर हमें स्लो डाउन देखने मिल रहा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन स्टिल म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक्स को जो है बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सेफ खेलना है, इनका पैसा तो है नहीं, लोगों का पैसा है, तो इसलिए ये लोग जो है इतना ज्यादा अटैच नहीं रहते। अब ये मेरा थियरी है, इसलिए आप जो है म्यूचुअल फंड को सीधा कॉपी नहीं कर सकते हो। आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हो तो उस बात का जो है फायदा भी उठाओ और आप अपने हिसाब से स्टॉक्स को ट्रैक करो। आप म्यूचुअल फंड को फॉलो कर बस उस कंपनी के बारे में समझ सकते हो, स्टॉक आइडियाज ले सकते हो, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जो है म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट कॉपी करो। अब उसके बाद एक और चीज आ जाती है, हमें जो है बिजनेस मॉडल समझ आना चाहिए। किसी भी स्टॉक को अगर हम ट्रैक कर रहे हैं, किसी भी फंड को अगर हम ट्रैक कर रहे हैं, तो हमें जो है बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है और आप उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो, तो मैक्सिमम केस में अगर आप देखोगे तो आपको जो है बिजनेस मॉडल नहीं पता होगा, और जब बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी और जब आपका फंड हाउस सेल कर देगा तब आप सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड के मैनेजर ऑब्वियसली हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बताएंगे नहीं ना कि ये लोग कब बाय कर रहे हैं, कब सेल कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड के मैनेजर जो है बाय कर सेल कर निकल जाएंगे। यूजुअली आप बोलोगे कि यार म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में ट्रैक करूंगा। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो हर मंथ ये लोग जो है रिलीज करते हैं। अब आप उस मंथ तक वेट करोगे, एंड ऑफ द मंथ तक वेट करोगे, क्या पता वो स्टॉक जो है 30% 40% से करेक्ट हो चुका है। तो ये बहुत बड़े रिस्क होते हैं जो कि आपको जो है पता होने चाहिए, इसलिए आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड को कॉपी नहीं कर सकते। अब 3 ऐसे स्टॉक्स जहां म्यूचुअल फंड जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। अगर आप कोई भी स्टॉक स्टडी कर रहे हो तो आपका जो है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको ट्रैक करने चाहिए। तो जो फैक्टर्स जिनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वो होगा इन स्टॉक्स का बिजनेस मॉडल, इन स्टॉक्स की ग्रोथ,
टेलविंड्स, इसके बाद मैनेजमेंट किस तरीके का गाइडेंस दे रहा है, केपेक्स कंपनी कर रही है क्या, उसके साथ साथ थीसिस क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, कुछ इस कंपनी के अंदर रिस्क क्या इन्वॉल्व है, और एट द एंड हम देखेंगे वैल्यूएशंस बॉस किस तरीके की चल रही है, क्या वैल्यूएशंस इंटरेस्टिंग है क्या। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप अगर किसी भी एवरेज स्टॉक के अंदर भी एंटर कर लो जहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है, वो जो है आपका बेटर डिसीजन है एज कंपेयर टू आप किसी बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दो जहां वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा रिच है। अगर आप ग्रोथ स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो और वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है और अगर आप उस स्टॉक को ट्रैक नहीं करते हो, तब आपके लिए जो है दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली कंपनी जहां म्यूचुअल फंड जो है अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रही है उसका नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। अब क्रॉम्पटन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये कंपनी करती क्या है, ये जो है आपके अलग अलग सेगमेंट के अंदर काम करती है। मैक्सिमम इनके अगर आप रेवेन्यूज देखोगे तो मैक्सिमम इनके जो रेवेन्यूज है वो आपके इंडिया के थ्रू आते हैं। अब इंडिया के अंदर भी इनके जो इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है उसके थ्रू 27.9% के आसपास रेवेन्यूज आते हैं। इनका जो बटरफ्लाई प्रोडक्ट्स है वहां पे इनके कुछ 8.3% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं। और इसके अलावा आपका जो लाइट प्रोडक्ट्स के लिए देखोगे, मैं एसेट ब्रेकअप की बात कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, एसेट ब्रेकअप के अंदर अगर आप देखोगे तो 6.3% के आसपास जो है लाइटनिंग प्रोडक्ट्स का एसेट ब्रेकअप है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप का बात करूं तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल से आते हैं जो कि 83% के आसपास है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो लाइटिंग प्रोडक्ट्स जो है वहां से 11.8% के आसपास रेवेन्यूज आ रहे हैं। और जो आपके बटरफ्लाई प्रोडक्ट्स है वहां पे कितने रेवेन्यूज आ रहे हैं, वहां पे कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, अगर आप देखोगे तो 5.22% के आसपास है। फिर इसके बाद अगर आप इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको जो है इस कंपनी के पीयर कंपनीज वगैरह को भी जो है वो ट्रैक करना चाहिए। अब इनका अगर आप इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन जाकर चेक करोगे तो आपको यहाँ पे जो है क्या देखने मिलेगा, आप चेक करो। क्रॉम्पटन जो है बेसिकली आपका फैंस बनाता है, इसके साथ साथ इनके जो है नए नए प्रोडक्ट्स है। ये जितना ज्यादा फास्ट पेस पे अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज करते रहेंगे उतना ज्यादा हमें जो है इनकी सेल्स के अंदर ग्रोथ वगैरह जो है वो देखने मिलेगी। सेल्स के अंदर ग्रोथ देखने मिल रही है तो ही अगर आप देख सकते हो कि कंपनी ग्रो कर रही है। लेकिन आपकी कंपनी के टॉप लाइन के अंदर ही ग्रोथ नहीं है तो ऑब्वियसली उस कंपनी का स्टॉक जो है वो भी चलना बंद कर देता है। तो वही जो है अगर हम क्रॉम्पटन के केस में देखें, आई एम सॉरी, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इनकी सेल्स ग्रोथ जो है पहले अच्छी खासी देखने मिल रही थी हमें 2023 के अंदर। लेकिन अगर आप पिछले 3 क्वार्टर से इनकी सेल्स ग्रोथ देखोगे तो बिल्कुल अट्रैक्टिव सेल्स ग्रोथ जो है हमें क्रॉम्पटन के अंदर देखने नहीं मिल रही है। अगर आप दिसंबर के क्वार्टर की इनकी सेल्स ग्रोथ देखोगे तो यार से 4% के आसपास जो है हमें सेल्स ग्रोथ देखने मिली है। सितंबर के क्वार्टर के अंदर 6% की सेल्स ग्रोथ देखने मिली है। तो यार बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग टॉप लाइन ग्रोथ जो है, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन है, उस लेवल की ग्रोथ जो है हमें देखने नहीं मिल रही है। भले ही आपके इस स्पेस के अंदर टेलविंड्स बहुत ज्यादा है लेकिन उस लेवल की ग्रोथ हमें नहीं मिल रही है। मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो हाँ, मार्जिन्स के अंदर जो है इंप्रूवमेंट देखने मिला अगर आप पिछले साल के मार्जिन से कंपेयर करोगे तो, इसलिए इस कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। जहां अगर आप इस टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे कंपनी की तो 5% के आसपास ग्रो किया है कंपनी ने, वहां पे ही आप जाके इनकी प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है 29% के आसपास है। इसका क्या मतलब है, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो लाइटिंग वाला सेगमेंट है वहां पे जो है इतनी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं है। एक तो इनका जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो रिड्यूस हो चुका है जिसके वजह से इनके मार्जिन्स के अंदर हमें जो है इंप्रूवमेंट देखने मिला है। और इसके बाद हम जो है इनके सेगमेंट्स की बात करें तो इनका जो स्टैंड अलोन सेगमेंट वाइज अगर हम बात करें इनकी, तो इनका जो ईसीडी वाला सेगमेंट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला सेगमेंट, वहां ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं आई है, 6% की ग्रोथ आई है। और लाइटिंग वाले स्पेस के अंदर ग्रोथ देखोगे तो सिर्फ 3% के आसपास की जो है ग्रोथ आई है। लेकिन एक चीज है कि पहले अगर आप इनके लाइटिंग वाले सेगमेंट के अंदर देखोगे तो लाइटिंग वाले सेगमेंट के अंदर ये लोग जो है आपके नॉर्मल बल्ब वगैरह सेल कर रहे थे जहां मार्जिन जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे थे। लेकिन अगर अभी आप लाइटिंग वाला केस देखोगे तो अभी चीजें जो है इंप्रूव वगैरह होनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि ये लोग सीलिंग लाइट्स वगैरह भी जो है वो सेल कर रहे हैं। क्योंकि पहले इनके लाइटिंग वाले सेगमेंट से मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है वो आपके बल्ब्स वगैरह के थ्रू आते थे, तो इसलिए इनके इसमें अगर आप देखोगे तो ग्रोथ अच्छी नहीं थी, मार्जिन्स के अंदर जो है प्रॉब्लम वगैरह फेस करने मिल रहा था कंपनी को। अब इसके बाद इनका एक और सेगमेंट है जिसका नाम है बटरफ्लाई वाला सेगमेंट। अब बटरफ्लाई वाले सेगमेंट के अंदर ये लोग जो है इनको आपका एलपीजी और आपका शक्ति सीरीज के अंदर ये लोग जो है ऑपरेट करते हैं। इसके साथ साथ इनके जो है खुद के प्रीमियम मिक्सर ग्राइंडर्स भी है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है आपकी इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट कंजम्पशन देखोगे
तो वो जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है और पिछले कुछ क्वार्टर से जो है प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो स्टेबल है। जब आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो इन गुड्स के ऊपर भी जो है आपका कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन वगैरह इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और ग्रोथ फिर से आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर आप एक और चीज देखोगे तो इंडिया के अंदर जो आपके वाइट लेबल गुड्स है उनका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा कम है, तो यहाँ पे भी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल और मैक्रोस के बारे में हम तब तक बात नहीं कर सकते जब तक कंपनीज के अंदर ग्रोथ ही नहीं है। और अभी करंटली करंट स्टेज पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो इनका ईसीडी वाला सेगमेंट लेकर आ रहा है। फैंस वाले इस केस में अगर आप देखोगे तो इतनी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं है। ये लोग अपने पंप्स वाले केस में भी ऑपरेट करते हैं, वहां पे भी इतना अच्छा ग्रोथ जो है वो देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज देखोगे तो ये लोग जो है अपने एड कैंपेन्स के ऊपर जो है वो स्पेंड करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। फैन से जो है वही मिडिल सिंगल डिजिट के आसपास की ग्रोथ देखने मिल रही है ऑफ सीजन वगैरह के अंदर भी। फिर उसके बाद पंप्स के अंदर अगर आप देखोगे तो हाँ, यहाँ थोड़ी डिसेंट ग्रोथ है, 19% के आसपास का ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है, जहाँ पे ये लोग जो है सोलर पंप के ऑर्डर वगैरह जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इन्होंने 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, HWJ ड्यूरा और विंड ड्यूरा, जिसके वजह से इनकी परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी जो है इंक्रीज हुई है। आपका एग्रीकल्चरल सेगमेंट के अंदर जो डिमांड है वो थोड़ी स्लगिश चल रही थी क्योंकि वेदर के अंदर जो है डिस्टर्बेंस वगैरह चल रहे थे। फिर कूलर वगैरह की बात करूँ तो हाँ, इनके सेल्स के अंदर भी जो है इतना इंक्रीज हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा इंक्रीज जो है हमें देखने नहीं मिल रहा है। अब ये कुछ नए प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मैंने बोला क्रॉम्पटन जैसी कंपनीज को ग्रो करना है तो इनको जो है इनके नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे। तो इनके प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो ये कुछ इनके नए प्रोडक्ट्स है जो कि ये लोग जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो क्रॉम्पटन के बारे में जो है बस इतना ही है, बाकी कुछ इतना स्पेशल नहीं चल रहा है स्टॉक के अंदर। अब इसके अलावा हम बात करें तो गाइडेंस और टॉपलाइन वगैरह हम जो सेगमेंट्स वाइज बात कर रहे थे तो उसके अंदर किस तरीके का मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है। क्रॉम्पटन के केस में अगर आप टॉपलाइन ग्रोथ देखोगे तो टॉपलाइन ग्रोथ का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है डबल करेंगे ये लोग 5 ईयर्स के अंदर। तो हम उस हिसाब से अगर टॉपलाइन ग्रोथ कैलकुलेट करें तो 14% CAGR के आसपास की जो है ग्रोथ आती है, जो कि यार इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। क्योंकि अगर अब मैं वैल्यूएशन को ला रहा हूं, अगर आप वैल्यूएशन को देखोगे तो वैल्यूएशन जो है 41 के पीई के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब 41 के पीई पे आप मुझे बताओ, क्या आपको 14% का ग्रोथ जस्टिफाइबल है क्या? भले ही ये कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा? अभी तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस रिड्यूस हो रहे, कल को रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है रिडक्शन उसका जो है वो बंद हो गया, कॉस्ट के अंदर इन्फ्लेशन आना स्टार्ट हो गया, तब आप क्या करोगे? तब आपके मार्जिन फॉल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ टॉप लाइन ग्रोथ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए। और यार 14% के ग्रोथ पे आप मेरे को 41 का पी बिल्कुल इंटरेस्टिंग डील नहीं लग रही है। ये तो मैं तो बस अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से सोचते कैसे। आप जो है सीधा मेरे को कॉपी मत करो और मेरे को कॉपी करके डिसीजन मत लो। मैं बस आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। मैं जो भी बात कर रहा हूं आपके एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बात कर रहा हूं। बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें तो हाँ, मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिला है, क्योंकि कंपनी जो है प्रीमियमाइजेशन पे फोकस कर रही है, कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस कर रही है और प्रोडक्ट मिक्स पे फोकस कर रही है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो लाइटिंग सेगमेंट के अंदर पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, अब भी वहां पे जो है थोड़ी बहुत रिकवरी देखने मिली और ग्रोथ जो है फिर से आनी स्टार्ट हो गई है आपके लाइटिंग सेगमेंट के अंदर। ईसीडी सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो हाँ, थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस वगैरह चल रहा है और प्राइस लेड, वैल्यू लेड ग्रोथ जो है कंपैरेटिवली वॉल्यूम लेड ग्रोथ से जो है थोड़ी ज्यादा चल रही है। अब ग्रोथ लीवर्स क्या हो सकते हैं इस कंपनी के लिए? ग्रोथ लीवर जो है आपके प्रीमियम प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि मैंने आपको बोला जितना ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंप्रूव होगा उतनी ज्यादा इनकी ग्रोथ इंक्रीज होने के ज्यादा चांसेस है। अब एसी सेगमेंट के अंदर ये लोग काम नहीं करते। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि आपके एसी स्पेस के अंदर जो है बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड चल रहा है, तो उस स्पेस के अंदर जो है ये कंपनी काम नहीं करती है। ये लोग जो है एयर कूलर स्पेस के अंदर काम करते हैं। और इसके बाद अगर आप इनकी ट्रेड चैनल स्ट्रैटेजी देखोगे तो यहाँ पे जो है ये लोग लेगेसी ट्रेड के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अभी ये लोग जो है अल्टरनेटिवली आपका अल्टरनेटिव चैनल और ई कॉमर्स चैनल पे भी जो है फोकस करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब इसका एक और पीयर है जिसका नाम है हैवेल्स। अब हैवेल्स के केस में अगर आप देखोगे तो हैवेल्स के भी जो रेवेन्यू है अलग अलग पेज से आते हैं। मतलब केबल्स और वायर सेगमेंट से अगर आप देखोगे तो 37% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं, जहां करंटली प्रॉब्लम देखने मिल रहा है क्योंकि आदित्य बिरला आ रहा है, आपका पॉलीकैब जैसे प्लेयर्स केपेक्स लेकर आ रहे हैं, आपके हर बड़ा प्लेयर केबल्स और वायर स्पेस के अंदर केपेक्स लेकर आ रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्लो डाउन हो चुकी है जिसके वजह से सारी कंपनीज प्रॉब्लम फेस कर रही है। इसके साथ साथ एक और चीज हो रही है कि आपके केबल्स और वायर स्पेस के अंदर इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग चल रही है करंटली। मतलब अगर आप कॉपर के प्राइसेस देखोगे यार तो कॉपर के प्राइसेस एकदम ज्यादा वॉलेटाइल है, जिसके वजह से अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है रिड्यूस हो चुकी है और आपका ग्रोथ जो है केबल्स और वायर स्पेस के अंदर वो रिड्यूस हो चुका है। इसके साथ साथ हैवेल्स के केस में अगर आप देखोगे तो ये लोग 25 to 27% ऑफ रेवेन्यूज इनके फैंस, वाटर हीटर्स, आपका स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस वगैरह के थ्रू आते हैं और लाइटिंग से इनके कुछ 13 to 15% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं।
स्विच गियर की बात करो तो स्विच गियर के केस में यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्विच गियर के अंदर जो एग्जीक्यूशन है उसके अंदर स्लो डाउन देखने मिला है, ऑर्डर्स के अंदर स्लो डाउन देखने मिला है, बट ठीक है चलो इतना दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप एक और चीज देखोगे तो लो मार्जिन फेस करने मिल रहा है इस कंपनी को। लॉन्ग टर्म मार्जिन का टारगेट कंपनी के मैनेजमेंट ने 24 to 25% के आसपास का दिया है। इसके साथ साथ इनके स्विच गियर के फैसिलिटी के अंदर जो है एक प्रॉब्लम भी आ गई थी, जिसकी वजह से मार्जिन थोड़े हिट हो चुके हैं। अब इनका एक और ब्रांड है, अगर आप देखोगे तो लॉयड के साथ भी, लॉयड के केस में अगर आप देखोगे तो लॉयड से इनके कुछ 13 to 15% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं। ये जो है एसी सेगमेंट के अंदर है ये ब्रांड, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15% का ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया आपके एसी स्पेस के अंदर जो है आपकी टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो वॉशिंग मशीन के अंदर भी टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है, तो वॉशिंग मशीन की भी ग्रोथ अच्छी है, फ्रिजेस वगैरह की भी जो है ग्रोथ ठीक ही चल रही है। अब वही है कि यार केबल्स और वायर स्पेस के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया वॉल्यूम ग्रोथ नेगेटिव है। Q4 के अंदर होपफुली एक्सपेक्टेशन है कि चीज़ें जो है ठीक हो जाए थोड़ी बहुत। और फिर उसके बाद आप वही देखोगे तो लाइटिंग स्पेस के अंदर प्रीमियमाइजेशन की वजह से इनके कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज हो चुके हैं, और जो एलईडी के प्राइजेस पहले रिड्यूस होते जा रहे थे जिसकी वजह से एवरेज सेलिंग प्राइस रिड्यूस होते जा रही थी, अब भी वो चीज़ें जो है थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज होने लगी है, क्योंकि ये लोग जो है अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और आप अगर क्रोम्पटन के केस में भी देखोगे तो वहाँ पे भी जो है ये सेम ही सीन चल रहा है। तो इसके केस में जो है मैं बस इतना ही बात करूंगा। अब जो है हम सेकेंड स्टॉक की तरफ चलते। सेकेंड स्टॉक जो है वो है आपका रैडिको खैतान। रैडिको खैतान जो है अगर आप देखोगे तो ये कौन से सेगमेंट के अंदर काम करता है, रैडिको खैतान जो है आपके अल्कोहल स्पेस के अंदर काम करता है। अब अल्कोहल स्पेस के अंदर प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, और रैडिको खैतान को अगर आप देखोगे तो देखो मैं वैल्यूएशन की बात इस स्टॉक के साथ कर ही लेता हूँ। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है स्टॉक की, क्योंकि 100 के पी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर आप ग्रोथ देखोगे रैडिको खैतान की, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ अगर आप ग्रोथ देखोगे रैडिको खैतान की तो इतनी इंटरेस्टिंग ग्रोथ जो है हमें देखने नहीं मिल रही है अगर आप इनके फाइनेंशियल जाकर चेक करोगे तो। फिर इसके बाद बात करें रैडिको खैतान के इसमें, तो इनका मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो इनका कुछ 64% के आसपास आपका मार्केट शेयर है ब्रांडी के अंदर। 60% का मार्केट शेयर है आपका वोडका के अंदर। इन्होंने मैजिक मूवमेंट्स का जो वोडका है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट स्केल करा। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका जो है 20% के आसपास मार्केट शेयर है आपका वोडका वर्फ के अंदर। लेकिन ये डेटा जो है 2021 का है, पुराना है। बाकी डेटा जो है आप कंसिडर कर सकते हो। अब तिजोरी फाइनेंस के बारे में मुझे यही चीज़ पसंद है स्किनर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यार थोड़ा सिंपल है कंपैरेटिवली। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है। अब इसके बाद बात करें तो इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो ये अल्कोहल बेच कर आते हैं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर आते हैं, तो 99% ऑफ रेवेन्यूज जो है वहाँ से आते हैं। बाकी 0.2% ऑफ रेवेन्यूज जो है ये लोग बॉटल्स और कैप्स वगैरह के थ्रू भी जो है इनके अच्छे खासे आ जाते हैं। अब इसके बाद लोकेशन वाइज अगर मैं आपको ब्रेकअप दूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया से जो है इनके 93% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं, और इसके बाद अगर आप अदर कैटेगरी के अंदर देखोगे तो 6.5% के आसपास जो है वहाँ से रेवेन्यूज हमें देखने मिल रहे हैं। फिर इसके बाद अगर आप कंज्यूमर स्पेस के अंदर देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया आपके अल्कोहल स्पेस के अंदर प्रीमियम कैटेगरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो रैडिको खैतान के केस में अगर आप देखोगे तो इनका प्रेस्टीज कैटेगरी के थ्रू इनके 50% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं, और बाकी रेगुलर कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो 17% आ रहे हैं। और नॉन IMFL मतलब क्या होता है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। यहाँ पे मार्जिन भी ज्यादा होते हैं, और अगर आपका वॉल्यूम ग्रोथ भले ही कम हो जाए, यहाँ इस केस में आपका वैल्यू ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो आपको जो है रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर भी फास्ट ग्रोथ देखने मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप नॉन IMFL वाला इनका पोर्टफोलियो देखोगे तो 31% के आसपास जो है उस लेवल का पोर्टफोलियो है। अब उसके बाद वैल्यूएशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है इन स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे इन स्टॉक्स के अंदर यार इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट जो है अपना बनकर भी नहीं आ रहा है। अब 2024 के अंदर ही अगर आप इनका जनवरी 2019 का जो PPT है इनका इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन, वो अगर आप देखोगे तो इनकी सेल्स ग्रोथ को अगर आप देखोगे तो प्रेस्टीज वाले कैटेगरी के अंदर हमें जो है आपका 17.7% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है, रेगुलर कैटेगरी के अंदर 13% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है, और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 15% का वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो देखने मिल रहा है। फिर रेवेन्यू वाइज अगर आप देखोगे तो टोटल हमें जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर 11% का इंक्रीज देखने मिला है।
मैक्सिमम ग्रोथ आपका जो है वो प्रेस्टीज वाले कैटेगरी के थ्रू ही जो है हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिल रही है, और उसके बाद आपका रेगुलर कैटेगरी हो गया और नॉन आईएमएफएल कैटेगरी के अंदर जो है वो डी ग्रोथ देखने मिल रही है। अब आप मुझे खुद कैलकुलेट करो और बताओ कि 100 के पी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 11% का रेवेन्यू ग्रोथ दे रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप चेक करोगे ईपीएस ग्रोथ तो हाँ 30% के आसपास है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा देखने मिल रहा है। दैट इज अगेन अ गुड फैक्टर, क्योंकि इनके मार्जिन के अंदर जो है इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। अगर आप इनके एबिटा मार्जिन देखोगे तो एबिटा मार्जिन जो है 12.2% से लेके 14.2% के आसपास चले गए। दैट इज अगेन अ गुड साइन। तो एक चीज है कि इनके एबिटा मार्जिन किस रीजन की वजह से इंक्रीज हो रहा है, इनका जो प्रीमियम ब्रांड्स का पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से इनके एबिटा मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो इंक्रीज हो रहे हैं। ये इनके कुछ ब्रांड्स अगर आप देखोगे तो रामपुर इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की ये लोग सेल करते हैं। फिर इसके साथ साथ इनका जो रणथंबोर वाला ब्रांड है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम कैटेगरी के अंदर ये ब्रांड आता है। फिर इसके साथ साथ ये लोग अगर आप इनके नाम देखोगे तो एकदम इंडियन नेम से इनके, जो कि इंडियन क्राउड को जो है कनेक्ट भी करते हैं, जैसे कि जैसलमेर इंडियन क्राफ्ट जिन हो गया, ये लोग ये भी सेल करते हैं, ये भी इनका प्रीमियम कैटेगरी के अंदर आता है। और फिर सब प्रीमियम के अंदर अगर आप देखोगे तो आपका मैजिक मोमेंट्स आ गया, आपका वोडका के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया यार, ये लोग मैक्सिमम मार्केट शेयर के आसपास जो है ऑक्यूपाई कर चुके हैं। आप स्क्रीनर वगैरह देखते हो ठीक है, लेकिन आपको किसी भी कंपनी का अगर सबसे एक्यूरेट डेटा चाहिए तो आपको जो है इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल ही रेफर करना चाहिए उन कंपनीज का। तो रैडिको खैतान में अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने किस तरीके का गाइडेंस दिया है, टॉप लाइन का गाइडेंस मैनेजमेंट ने यह दिया है कि 15 to 17% का वॉल्यूम ग्रोथ जो है कंटिन्यूसली चलता रहेगा आपका लग्जरी वाले सेगमेंट से, और 15 to 17% की ग्रोथ जो है हमें देखने मिलेगी। आंध्र प्रदेश मार्केट की बात करूं तो अभी अभी ये लोग कुछ मार्केट के अंदर एंटर हुए और इनका जो मार्केट शेयर है वो 5% से लेके इन्होंने 15% के आसपास इंक्रीज कर दिया है, और ग्रोथ मोमेंटम जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उस मार्केट के अंदर। इसके बाद अगर प्रीमियम रेवेन्यू शेयर बताऊं तो 12% के आसपास जो है शेयर आता है आपका IMFL से Q3 FY25 के अंदर, जिसके थ्रू ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि 500 करोड़ के आसपास जो है ये लोग टारगेट करें IMFL के थ्रू रेवेन्यूज FY26 के अंदर। अब उसके बाद बात करें तो मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी फोकस कर रही है, और ये मार्जिन एक्सपेंशन जो है आपके कॉस्ट एफिशिएंसी के थ्रू नहीं आ रहा है, आपके प्रोडक्ट मिक्स के थ्रू आ रहा है। और केपेक्स की बात करूं तो 100 to 125 करोड़ के आसपास का कंपनी जो है केपेक्स का गाइडेंस दे रही है। ये लोग नए स्टेट के अंदर भी एंटर कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो 6 to 10 न्यू स्टेट्स के अंदर ये लोग एंटर कर रहे हैं इनके लग्जरी ब्रांड्स के साथ साथ। अब एक चीज़ है कि आपके अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर आपके रेगुलेशंस का जो है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर पहले प्रॉब्लम चल रहा था, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हो गए थे, अब वो रेस्ट्रिक्शंस वहाँ निकाल दिए। तो आप देखोगे एक और चीज़ चल रहा था, एक और जगह पे चल रहा था, आई थिंक आंध्र प्रदेश के अंदर ही चल रहा था, वहाँ पे चल रहा था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से अब वो रेस्ट्रिक्शन वहाँ निकाल दिए। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो अल्कोहल कंपनी के प्राइसेस जो है इंक्रीज हो चुके हैं, आपके स्टॉक के प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपकी सेल्स जो है वहाँ पे वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो तेलंगाना के जो इश्यूज चल रहे थे इनके वो सॉल्व हो चुके हैं, और बाकी मध्य प्रदेश वगैरह साइड के अंदर जो है कोई रिस्क हमें जो है इतना ज़्यादा देखने नहीं मिल रहा है। अब एक और चीज़ है कि इंडियन आर्मी कैंटीन्स के अगर आप देखोगे उनके अंदर पहले जो है फॉरेन लिकर सेल होती थी। अब रूल क्या आया है कि वहाँ पे जो है फॉरेन लिकर नहीं रहेगी, वहाँ पे जो है इंडियन मेड ब्रांड्स ही जो है वो यूज़ हो गए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रॉयल रणथंबोर जो कि आपका बहुत बड़ा ब्रांड है, रॉयल रणथंबोर के अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ भी इस रीजन से आई है, 55% का ग्रोथ देखने मिला है हमें, टॉप लाइन ग्रोथ इस ब्रांड के थ्रू। और ये जो है हमारे इंडियन आर्मी के कैंटीन्स वगैरह के थ्रू, आपके दूसरे कोई भी कैंटीन्स हो गया हमारे इंडियन आर्मी या आपके इंडियन सर्विस कैंटीन्स, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ब्रांड की जो विस्की है वो सेल की जाएगी रैडिको खैतान के केस में अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट क्या बता रहा है आपके रैडिको खैतान के बारे में। भले ही कंजम्पशन चैलेंजेस है, अगर आप रीड करोगे तो ये जो है कॉन कॉल से ही एक्सट्रैक्ट करा हुआ है पूरा, भले ही कंजम्पशन चैलेंज है लेकिन प्रीमियम ब्रांड्स के थ्रू जो है ग्रोथ बड़ी अच्छी खासी देखने मिल रही है। इसके साथ साथ Q3 के अंदर इन्होंने जो है रोबस्ट परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव था, रोबस्ट था। और अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस किसके थ्रू आया, आपके प्रीमियम ब्रांड्स के थ्रू जो कि बहुत ज्यादा ग्रोइंग रोबस्टली है, और इसके साथ साथ रेगुलर ब्रांड्स रिकवरिंग आफ्टर 9 क्वार्टर्स ऑफ डिक्लाइन। पिछले 9 क्वार्टर से आपके रेगुलर ब्रांड्स के अंदर जो डिक्लाइन चल रहा था वो अभी जो है रिकवर होना स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो मैक्सिमम जो है ये लोग अपने प्रीमियमाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ मार्जिन भी इंक्रीज होगा और आपकी वैल्यू ग्रोथ भी जो है इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपके रेवेन्यू ग्रोथ को जो है इंक्रीज करेंगे।
फिर इसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो ये लोग बता रहे हैं कि इनका जो प्रीमियम ब्रांड सेल्स है और नए प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लग्जरी एंड सेमी लग्जरी ब्रांड्स रीच नेट सेल्स ऑफ 100 करोड़ इन Q3 एंड 200 करोड़ इन 9 मंथ्स FY25, जिसके लिए ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि 500 करोड़ का करेंगे FY26 के अंदर, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये था रैडिको खैतान के बारे में। हाँ, भले ही म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इन स्टॉक्स के अंदर इंक्रीज होते जा रही है, बट वैल्यूएशन मेरे ओपिनियन के हिसाब से बहुत रिस्की है। इसके पहले हम थर्ड स्टॉक के बारे में बात करें, मुझे जो है आपको इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना है। अगर आप देखोगे तो मेरा इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होकर जो है ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है और ओवर 20 पीपल जो है इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड है। और जितने भी लोग एनरोल्ड है, किसी एक इंसान ने भी नहीं बताया कि यार आपके प्रोग्राम के लिए नेगेटिव रिव्यू दिए, मेरे प्रोग्राम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जितने भी रिव्यूज आए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज आए और सब लोगों ने मुझे थैंक यू बोला इस मेंटरशिप प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम को जो है आप ये फॉर्म फिल कर ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर इस फॉर्म की जो है लिंक दी हुई है। इस प्रोग्राम के अंदर आपके बेनिफिट्स क्या है, आपको जो है 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगा, जहां आप जो है मुझसे 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हो आपके सारे डाउट्स के लिए। कोई स्टॉक से रिलेटेड डाउट है, कोई सेक्टर से रिलेटेड डाउट है, जो कि हम यूट्यूब के ऊपर अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट 1-on-1 बात नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ मैं अपने ओपिनियन भी जो है रियल ओपिनियन वो दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा है। तो ये सब बातें जो है मैं मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर ही करता हूँ। फिर इसके साथ साथ मैं डेली आपको अपडेट करता रहता हूँ कि मैं कौन से स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ, मैं कौन से स्टॉक सेल कर रहा हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर कौन से स्टॉक्स रखता हूं, मेरी हाईएस्ट होल्डिंग क्या है और मेरा क्या फ्रेमवर्क था उस स्टॉक को बाय करने का, उस स्टॉक को सेल करने का। मैं डेली जो बाय सेल करता हूं वो मैं जो है आपको अपडेट कर देता हूं इस प्रोग्राम के अंदर। अब इसके साथ साथ मैं डेली जो स्टॉक्स रीड करता हूं, अगर आप देखोगे तो हर एक स्टॉक जो मैं रीड करता हूं वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो भी स्टॉक्स वगैरह मैं रीड करता हूं, इसका अपडेट जो है मैं आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर दे देता हूं। इसके अलावा आपको जो है मेरे पर्सनल नोट्स मिलते हैं, वैल्यूएशन के ऊपर आउटलुक मिलता है, अलग अलग रिपोर्ट्स मिलती है। और अभी अगर आप देखोगे तो Q4 का रिजल्ट सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हर वीक जैसे ही एक बार रिजल्ट स्टार्ट हो गए, हर वीक हम लोग एक सेशन लाइव करेंगे, हफ्ते के अंदर एक दिन, जहां पे हम आपकी जो भी कंपनीज है जिनको मैं ट्रैक करता हूं उनके रिजल्ट्स वगैरह डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा आउटलुक जो है वो चेंज होता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट प्रूफ ऐड करना है। उसके बाद आपको ये फॉर्म जो है सबमिट करना है और विद इन 24 आवर्स मैं जो है आपको 1-on-1 आकर जो है कनेक्ट करूंगा और आपको जो है मेंटरशिप प्रोग्राम का ग्रुप ज्वाइन करवाऊंगा। और उसके बाद हम जो है कनेक्ट हो जाएंगे, जहां आप सारे क्वेरीज मुझे पूछना स्टार्ट कर सकते हो। अब थर्ड स्टॉक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है थंगमाइल ज्वेलर्स। अब थंगमाइल ज्वेलर्स के अंदर, इस स्टॉक के अंदर जो है, ये स्टॉक कौन से केस के अंदर काम करता है, कौन से बिजनेस के अंदर काम करता है, तो थंगमाइल ज्वेलर्स को अगर आप देखोगे तो ये जो है एक ज्वेलरी कंपनी है। रिटेल ज्वेलरी स्पेस के अंदर ये कंपनी अगर आप देखोगे तो काम करती है। 88% ऑफ रेवेन्यूज आपके गोल्ड ऑर्नामेंट्स के थ्रू आते हैं। इंडिया के अंदर इनका मैक्सिमम लोकेशन ब्रेकअप है, अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है इंडिया के अंदर ही आते हैं। अब यार ये कंपनी के अंदर एक चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे, जो कि मैं आपको हाईलाइट करूंगा अभी। ये ना कि कोई कॉन कॉल करते, ना कि कुछ ये लोग इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते, और ये बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है कंपनी अगर आप देखोगे तो। उसके बाद इनके नंबर्स अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर से देखोगे तो अच्छे खासे नंबर्स जो है इनके आने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप देखोगे तो 27% के आसपास का जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रहा है, जो कि अगर आप इनका जाकर चेक करोगे फाइनेंशियल तो आपको जो है आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है हमें 27% का जो है सेल्स ग्रोथ देखने मिल रहा है। दैट इज अगेन डिसेंट, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप इनके नंबर्स ट्रैक करते हो तो। फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो कि मुझे आपको थंगमाइल के बारे में बतानी थी। एक तो इनका कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है अवेलेबल नहीं है, इन्वेस्टर्स पीपीटी वगैरह करते नहीं है, तो जो इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है वो मुझे सैडली एनुअल रिपोर्ट से लेनी पड़ती है। और एक वैल्यू पिकर नाम की एक साइट है जहाँ पे अच्छे खासे स्टॉक्स के बारे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आकर फोरम के अंदर डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ से जो है मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन ट्रैक की है। थंगमाइल ज्वेलर्स को अगर आप देखोगे तो ये जो है एक फैमिली रन बिजनेस है, जो कि इसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन और सबसे बड़ा रिस्क इस कंपनी का वही है कि यार इसका मैक्सिमम ऑपरेशन जो है आपके तमिलनाडु के अंदर है, और ये लोग जो है मैक्सिमम आपके प्लेन गोल्ड ज्वेलरी है उसके ऊपर फोकस करते। तो इस कंपनी का स्टडेड मिक्स अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा नहीं है, 5 to 10% के आसपास का जो है इसका स्टडेड मिक्स है। अगर आप ज्वेलरी रिटेल स्पेस के अंदर काम करते हो तो आप देखोगे पीएनजी गार्डगिल, आपका सेनको गोल्ड हो गया, आपके दूसरे प्लेयर्स हो गए, ये लोग जो है
ऑलरेडी किसी स्टेट के अंदर थे और वहां से ये लोग जो है पैन इंडिया जा रहे हैं। लेकिन थंगमाइल के केस में अगर आप देखोगे तो थंगमाइल तो बॉस कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है पैन इंडिया जाने का। बट एक चीज मुझे थंगमाइल के बारे में अच्छी लगी कि इन्होंने जो है अभी अभी चेन्नई के अंदर स्टोर ओपन किया है। चेन्नई के अंदर इनका जो फर्स्ट स्टोर है जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर इन्होंने ओपन किया है, और यहां से चांसेस है कि ये लोग जो है आपके बाकी सिटीज के अंदर भी जो है इनके ऑपरेशंस वगैरह एक्सपांड करने स्टार्ट कर दे, जो कि इस कंपनी के लिए जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात होगी। बाकी सेल्स ग्रोथ वगैरह की बात करो तो 27% की टॉप लाइन ग्रोथ हमें देखने मिल रही है कंपनी के अंदर। और उसके बाद अगर आप बाकी ग्रोथ देखोगे तो यार इतनी ज़्यादा एकदम वाव ग्रोथ नहीं है। सेम ग्रोथ हमें जो है अगर आप इसके पीयर्स को कंपेयर करोगे तो सेनको हो गया या फिर आपका दूसरा एक और प्लेयर है पीएन गाडगिल, वहाँ पे जो है सेम लेवल की ग्रोथ देखने मिल रही है। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं देखने मिल रहा है। इनफैक्ट इसके जो पीयर्स है वो इससे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखोगे थंगमाइल के केस में, तो अगर हम इनके पहले के ऑपरेशंस की बात करें तो वही है, इन्होंने यार तमिलनाडु के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। आप जो है इनकी क्रेडिट रेटिंग भी जाकर पढ़ सकते हो, जहाँ पे जो है आपको इस कंपनी के बारे में अच्छा खासा आइडिया जो है लग जाएगा। अब क्रेडिट रेटिंग पढ़ने के बाद आप जो है इस कंपनी का एक और चीज़ चेकआउट कर सकते हो, जो कि आप इंटरनेट पे जाओ, चैट जीपीटी वगैरह पे जाकर चेकआउट करो थंगमाइल के बारे में, आप जो है और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में बताऊँ तो यार थंगमाइल ज्वेलर्स जो है मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेयर नहीं लगता है। भले ही म्यूचुअल फंड बाइंग स्पेस के अंदर चल रही है, ये स्टॉक इतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन में पूछो तो मैं बता रहा हूँ, मैं कोई बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है। 55 का पीई है, और यार 55 के पीई पे अगर आप देखोगे तो यार 27% का ग्रोथ देखने मिल रहा है। और यही लेवल का ग्रोथ अगर आप देखोगे तो मेरे को आपके पीएन गाडगिल के अंदर देखने मिल रहा है। आपका वैल्यूएशन भी वहाँ थोड़ी चीपर है। कल्याण ऑब्वियसली बेटर परफॉर्म कर रहा है। इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद भी अगर आप कल्याण और टाइटन को देखोगे तो ऑलरेडी इतना बड़ा बेस बन चुका है, तो भी ये लोग जो है आपके थंगमाइल जो पेस पे ग्रो कर रहा है वही पेस पे ग्रो कर रहे हैं। तो भला कोई इन्वेस्टर क्यों रिस्क लेकर इस थंगमाइल के अंदर इन्वेस्ट करेगा, जहां पे आपका इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ग्रोथ भी यार वही लेवल की है जो कि आपको टाइटन के अंदर देखने मिल रही है, कल्याण के अंदर देखने मिल रही है। इनफैक्ट कल्याण के अंदर तो इससे जो है कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने मिल रही है। तो यार यही था, ये 3 स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। होपफुली आपको जो है इस वीडियो से चीजें बहुत ज्यादा सीखने मिली होगी। एक तो आपने जो है आपके वॉच लिस्ट के अंदर 3 नए स्टॉक्स ऐड कर लिए जिनको आप ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपने समझा कि म्यूचुअल फंड के अंदर किस तरीके से स्टॉक्स जो है हमें ट्रैक करनी चाहिए, हमें क्यों ट्रैक करनी चाहिए म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड जब स्टॉक्स बाय करता है तब यूजुअली क्या होता है, और क्या हमें म्यूचुअल फंड्स को कॉपी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और म्यूचुअल फंड जो है कौन से स्टॉक बाय कर रहे हैं, ये जो है आपको इस वीडियो के अंदर सीखने मिला। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आकर आप मुझे बता देना कि यार कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ों से जो है मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए जो है नए नए कंटेंट जो है वो लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं जो है आपके स्टॉक मार्केट जर्नी के अंदर मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला होगा, तो इस वीडियो को जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करना। और मेंटरशिप प्रोग्राम, इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन करना जो है जरूर कंसिडर करना। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।